जीएसटी स्लैब में अपेक्षित बदलाव। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण 19 जुलाई। जीएसटी स्लैब में अपेक्षित बदलाव। अगर उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ने का प्रत्यक्ष सबसे अधिक असर मध्य वर्ग पर पड़ता है, चूँकि मध्य वर्ग की उच्च वर्ग से प्रतिस्पर्धा होती है, जिसका कारण मध्य वर्ग आर्थिक रूप से अधिक प्रभावित होता है। जीएसटी की 12% स्लैब आम उपभोक्ता पर अधिक असर डालती है। इस स्लैब में आम उपभोक्ता के दैनिक जरूरत की वस्तुएं अधिक हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जीएसटी परिषद का आगामी बैठक में इन बारे में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तमाम वैश्विक बाधाओं के बावजूद भारत के पिछले लंबे समय से महंगाई अपेक्षाकृत नियंत्रित में, फिर भी पिछले कुछ समय से महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में जनता को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार नए सिरे से प्रयास करती दिख रही है। इसके लिए सबसे पहले कर प्रणाली में सुधार का महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। इस संदर्भ में सबसे अधिक चर्चा जीएसटी स्लैब के बारे में हो रही है। दरअसल वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की 4 स्लैब में से दूसरे यानी 12% के स्लैब को लेकर जिस तरह की चर्चा हो रही है, उससे मध्य एवं निम्न वर्ग में आशा का संचार होने लगा है। समाज का माध्यम और निम्न वर्ग सबसे अधिक प्रभावित जीएसटी की 12% वाली स्लैब से हो रही हैं। इन वर्गों से जुड़ी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाला कर सीधे सीधे उसे प्रभावित कर रहा है। इसका कारण भी साफ है कि दैनिक उपभोक्ता की अधिकांश वस्तुएं इसी स्लैब में आती हैं। खाने पीने की वस्तुओं के साथ ही जूते, चप्पल, कपड़े आदि भी इसी स्लैब में आते हैं। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार 12% के स्लैब पर निर्णय से सरकार पर 40 से 50 हजार करोड़ के राजस्व का असर पड़ेगा, परंतु यह भी माना जा रहा है कि बाजार में इन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से काफ़ी मात्रा में राजस्व की पूर्ति हो सकेगी। वैसे भी फ्रीबीज के नाम पर बहुत कुछ जा रहा है, तो फिर यदि बड़ी आबादी को राहत और लोकहित में कोई निर्णय लिया जाता तो यह अधिक लाभकारी होता है। हालांकि इस निर्णय ने बिहार सहित अन्य राज्यों में चुनावों को जोड़कर राजनीतिक अर्थ निकाले जाएंगे, परंतु इस तरह के निर्णय पर राजनीति करना उचित नहीं कहा जा सकता है। माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में 12% स्लैब को या तो विलोपित करने पर विचार किया जा सकता है या फिर उसमें आम उपभोक्ता वस्तुओं की 5% वाले स्लैब में लाया जा सकता है। 12% वाले स्लैब को विलोपित किया जाता है तो इसके दायरे में आ रहे वस्तुओं और सेवाओं 5% वाले स्लैब में आने की अधिकांश संभावना है। इसे विलोपित नहीं किया जा सकता और 4 स्लैब 5%, 12, 18, 28 में सीधे आम उपभोक्ता की वस्तुओं और सेवाओं के नीचे वाली और शेष अन्य स्लैब समायोजित किया जा सकता है। बढ़ती महंगाई के साथ आम नागरिकों की खासतौर मध्य और निम्न वर्ग को राहत दिलाने के लिए इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कर की एकरूपता। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के साथ ही समूचे देश में कर की एकरूपता के लिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी। देश में असम पहला प्रदेश था जिसने सबसे पहले जीएसटी को अपनाया। अब तो समूचे देश में जीएसटी व्यवस्था लागू हो चुकी है। अब जीएसटी काउंसिल की 57 बैठक हो चुकी है। इनमें अनवरत रूप से सुधार और बदलाव किया जा रहा है। 12% के बदलाव की चर्चा छोड़कर बैठक से पहले ही बहस छेड़ दी गई है। इसे सकारात्मक भी माना जाना चाहिए, क्योंकि जीएसटी स्लैब के निर्धारण में राज्यों की भी प्रमुख भूमिका होती है। जीएसटी काउंसिल में राज्यों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेते हैं और इसी में निर्णय किया जाता है। जीएसटी से संग्रहित होने वाली राशि राज्यों को भी मिलती है, तो समूचे देश में एक वस्तु पर एक ही कर देने से अदायगी राशि एक ही होगी। जीएसटी में अवधारणा पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में सामने आई थी। हालांकि पेट्रोल डीजल को अभी तक इसके दायरे में नहीं लाया जा सका है। समान दर प्रणाली की अवधारणा। उल्लेखनीय है कि समान दर प्रणाली की अवधारणा सबसे पहले फ्रांस में आई। वर्ष 1954 में फ्रांस के जीन वेस्टिब्स काल्वर्ट जीएसटी की अवधारणा सामने
सामने लेकर आई। इस समान कर प्रणाली को सकारात्मकता का एक परिणाम है कि दुनिया के लगभग 160 देशों में जीएसटी जैसी समान कर प्रणाली प्रचलन में है। हमारे देश में 12% की स्लैब इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दैनिक उपभोग की अधिकांश वस्तु इसी कर दायरे में आती हैं। 1000 रुपये से अधिक के कपड़े और जूते से लेकर घी, तेल, मक्खन, डेयरी उत्पाद, सब्जियां, फल, मेवे सहित खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, कॉटन, हैंड बैग, जूट का सामान, पत्थर और लकड़ी आदि की मूर्तियां, चश्मा, बच्चों की पेंसिल, स्लेट, खेल का सामान, यहाँ तक कि क्लीन एनर्जी डिवाइजर सहित बहुत सारी वस्तुएं इस दायरे में आती हैं। ये वस्तुएं ऐसो आराम की वस्तु तो नहीं, लेकिन यह कम से कम मध्यवर्गीय परिवार में ने खरीदता ही है, तो निम्न वर्ग परिवार भी दूसरे कटौती या अपना पेट काट के इन्हें खरीदते हैं। ऐसे में 12% की स्लैब पर विचार निश्चित रूप से सकारात्मक संदेश देता है। वैसे भी 12% की स्लैब को लेकर जो बहस छिड़ी उसमें सकारात्मकता पक्ष ही खुलकर सामने आया है और विशेषज्ञों ने इस स्लैब में किसी तरह के बदलाव को लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस स्लैब में बदलाव करते हुए देश के एक बड़े वर्ग को राहत दी जाती है तो यह देश की अर्थव्यवस्था को राहत देने वाली, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने वाली और आम जन के हित के में निर्णय हो गया, क्योंकि इस स्लैब के अधिकांश उत्पाद एमएसएमई सेक्टर द्वारा तैयार हो जाते हैं और इसमें बदलाव होने पर इन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और इससे सेक्टर की ग्रोथ होने के लोगों को राहत मिलेगा। कर व्यवस्था परिवर्तन ही की बात। मुधेंद्र सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार। 8 वर्ष पहले बहुत उत्साह से जीएसटी लागू किया गया और इस परोक्ष में करों की जुड़ी सभी समस्याओं की रामबाण बताया गया। कहा गया कि वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर इसे तैयार किया गया है। सही है कि इससे कई समस्याओं का समाधान हो तो गया, लेकिन कुछ का अभी तक नहीं हो पाया। जीएसटी के कई स्लैब होने से कई तरह की समस्या खड़ी हो गई हैं। जीएसटी काउंसिल ने, जिनमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं, अब इसके बारे में विस्तार से विचार करने का फैसला किया है। इसके बीच जनता की परेशानी यह है कि देश में डीजल पेट्रोल के एक दर नहीं है। हर राज्य में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग दर तथा तय कर रखे हैं। इसी कारण कुछ कारोबारियों व्यापारियों को मामले में भी यह बात सामने आई कि जीएसटी भुगतान में वे सहज नहीं हो पा रहे हैं। इसमें कई तरह की विसंगतियां हैं। मसलन 2 तरह के सामान जो मिलकर एक उत्पाद होते हैं उन पर अलग अलग टैक्स दरें हैं। यह कारोबारी के लिए एक परेशानी है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो जीएसटी की विसंगतियां बताती हैं। इसके अलावा कई सेवाओं पर 18% भारी भरकम टैक्स भी हैं। एक और तो सरकार जनता के स्वास्थ्य के लिए चिंता जाहिर करती है, तो वही दूसरी ओर काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लागू रखा है। व्यापारियों का कहना है कि दरें में विसंगति ना हो तो इन्हें तार्किक बनाया जाए। रेस्तरां के एसी या नॉन एसी होने से जीएसटी की कैसे दर घट बढ़ सकती हैं, जबकि आज देश में निम्न आय वर्ग के लोग भी भीषण गर्मी की मार से बचने के लिए अपने घरों में एसी लगाते हैं। यह एक बेसिक अवधारणा आवश्यकता बन गई है और इसे आधार मानकर जीएसटी लगाना अतार्किक है। सभी खाद्य पदार्थों के लिए जीएसटी की दर एक होनी चाहिए। जीएसटी स्लैब को तर्कसंगत बनाने में वैधानिक मामले कम हो जाएंगे। साथ ही जीएसटी की रिटर्न प्रणाली और इनपुट टैक्स क्रेडिट नीति में भी बदलाव की जरूरत है। जीएसटी लागू हुए 8 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक निर्णयों में स्थिरता नहीं आई है। इसके नियमों में लगभग हर महीने बदलाव होते रहते हैं, जिससे व्यापारियों में भ्रम पैदा होता है। एक मामले में एक और शिकायत यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने में दिक्कत होती है और कई कारोबारी किसी दूसरे कारोबार में माल खरीदते हैं और दूसरे कारोबारी अगर समय पर जीएसटी रिटर्न नहीं भरता तो पहले कारोबारी का इनपुट टैक्स रिटर्न फंस जाता है। अगर दूसरा कारोबारी फ्रॉड होता है तो भी पहले कारोबारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता है। ऐसे में होना यह चाहिए कि जो कारोबारी फ्रॉड हैं उनकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए। यह
तो थी ग्राहक और कारोबारियों की परेशानी, लेकिन सरकार की शिकायतें हैं कि अभी भी जीएसटी की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही। कई राज्यों में भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से चोरी हो रही। साल 2022-23 में देश में 2 लाख करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी गई। पिछले 5 वर्षों में केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने टैक्स चोरी के 86,717 मामले का पता लगा, जिसमें से 6.79 लाख करोड़ रुपये की हेराफेरी का पता लगा। यह रकम तो सिर्फ छोटी राज्य में कुल बजट के बराबर है। जीएसटी के निर्णयों को इतना सरल कर दिया जाना चाहिए कि छोटे से छोटे कारोबारी को भी यह आसानी से समझ में आ जाए। वही जीएसटी देने वाली सीमा को भी बढ़ाना चाहिए। बाहर के राज्यों से माल खरीदना, दिल्ली जैसे शहर में लाने पर टैक्स देने के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। कुल मिलाकर नियम कायदे ऐसे होनी चाहिए कि कारोबारियों को आसान बना सके। सामंजस्य क्रिप्टो करेंसी पर ध्यान देने का समय। हिमांशु मराडिया। भारत सरकार एक महत्वपूर्ण चर्चा पत्र जारी करने जा रही है जो राष्ट्रीय क्रिप्टो नीति के लिए आधार तैयार करता है। इससे इस क्षेत्र की आशा और घबराहट दोनों तरह की भावना पैदा हो रही। इसी बीच पारंपरिक संस्थान और नीति निर्माता सतर्क लेकिन आशावादी बने हुए, जो इस क्षेत्र की अस्थिरता की ओर इशारा करता है। डेवलपर्स, फिनटेक इनोवेटर्स और डिजिटल की दुनिया में दिग्गजों के तेजी से बढ़ते समुदाय के साथ हमारे देश में इन वित्तीय व्यवस्था परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए संख्या, बल और प्रतिभा मौजूद हैं। वास्तव में 10 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं के साथ भारत आज दुनिया के सबसे अधिक क्रिप्टो उपभोक्ता वाले देशों में से एक बन गया है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सरकार का कदम इससे भूमिका निभाएगा कि दुनिया भारत की डिजिटल भविष्य में कैसे दिखती है। विश्व की क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता की ओर बढ़ने से उम्मीद है, क्योंकि हाल में अमेरिका ने जीनियस एक्ट बनाया जो स्टेबल कॉइन के लिए पहला व्यापक संघीय ढांचा स्थापित करता है। यह कानून बैंकों, फिनटेक फर्मों और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टेबल कॉइन जारी करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे बाजार का विस्तार संभावित रूप से 2 लाख करोड़ डॉलर से अधिक हो सकता है। वैश्विक स्तर पर यह कानून विनियामक स्पष्टता के लिए मिसाल कायम करता है और दुनिया भर में और विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में इसी तरह के ढांचे को प्रेरित कर सकता है। दुनिया भर की सरकारें क्रिप्टो को अपना रही हैं और इस परिसंपत्ति वर्ग को विनियमित कर रही हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में यह प्रवृत्ति अब तेजी से मुख्य धारा में जगह बना रही। पाकिस्तान ने अमेरिकी की मदद से डिजिटल परिसंपत्तियों की निगरानी, विनियमन और व्यापार को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल परिसंपत्तियां प्राधिकरण आनन फानन में बनाया। सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश भी नए सहायक विनियमन और बढ़ने से डिजिटल बुनियादी ढांचे की घोषणा के साथ अपने बाजार को नई संभावनाओं के लिए खोल रहे हैं। पश्चिमी जगत के समर्थक मिलने से यह क्षेत्र अब क्रिप्टो के लिए एक आकर्षक केंद्र बन रहा है। चैनलिसिस ग्लोबल एडवांस इंडेक्स के अनुसार भारत लगातार दूसरे साल क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में दुनिया में सबसे आगे रहा है, जो इस दिशा में हमारे आगे बढ़ने की स्वाभाविक इच्छा को दर्शाता है। समय आ गया है कि भारत भी इस वैश्विक रुझान में शामिल हो, अपने नियामक रुख पर पुनर्विचार करे और संदेह पैदा करने वाली चिंताओं को दूर करे और इस क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे, ठीक उसी तरह जैसे कि यूपीआई को अपनाकर अपनी अग्रिम पहचान बनाई। डिजिटल परिसंपत्तियों की देशव्यापी स्वीकृति को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए भारत को कई प्रमुख क्षेत्रों में प्रयास करने की आवश्यकता है। चर्चा पत्र की घोषणा उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है। इसी पत्र के माध्यम से कई बदलाव लाए जा सकते हैं, खासकर कानूनों के क्रियान्वयन और सभी ट्रेड्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ढांचे की दिशा में। डिजिटल परिसंपत्तियों को अपनाने की बात करें तो अनुभवहीनता और विश्वसनीय स्रोतों की कमी एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आती है।
इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी और उनकी क्षमता के बारे में शिक्षित होना होगा। भारत में विश्वसनीयता हासिल करने का माध्यम नियमों का पालन करना है। कंप्लायंस फर्स्ट यानी कानूनों, नियमों और नीतियों का पालन करने और इसे प्राथमिकता देने की रणनीति अपनाकर और खुद को सेल्फ रेगुलेट करके क्रिप्टो करेंसी कंपनियां जवाबदेह और जिम्मेदारी प्रदर्शन कर सकती हैं, जो अंततः उसके पक्ष में काम आएगी। नियामकों, सरकार और आम जनता के साथ विश्वास का निर्माण करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिनटेक, स्टार्टअप, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो करेंसी व्यवसायों के साथ सक्रिय रूप से काम करना शुरू करना होगा। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म और पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं के बीच सहयोग वैधता बढ़ाएगा और यह प्रदर्शन करेगा क्रिप्टो करेंसी केवल एक विशिष्ट उद्योग के बजाय एक वैध और मुख्य धारा का उद्योग है। जाहिर है कि क्रिप्टो परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। उम्मीद है कि चर्चा पत्र इस क्षेत्र में वैधता और अस्पष्टता लाएगा, लेकिन हमारे प्रयास यहाँ समाप्त नहीं होते। भारत के पास अब इस क्षेत्र में अग्रणी होने का अवसर है, खासकर अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों द्वारा की गई प्रगति के साथ साथ दुनिया भर में किए जा रहे विनियामक पहल को देखते हुए हम इस क्षेत्र में पीछे रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। भारत द्वारा विधायी ढांचे का विकास, शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देना तथा एक सुरक्षित और कानूनी तंत्र की स्थापना यह निर्धारित करेगी कि हम क्रिप्टो करेंसी के प्रति वैश्विक रुझान को सफलतापूर्वक अपनाते हैं या नहीं। देश के नीति निर्माताओं, निवेशकों और क्रिप्टो करेंसी उद्यमियों को इस बदलाव को लाने के लिए विश्वास बनाने में सहयोग करना होगा। लेखक भ्रम पैदा करती है भाषा नीति। शंकर शरण भारतीय बौद्धिक किसी भी मुद्दे पर लड़ते उछलते रहने में मशगूल रहते हैं। इसके समाधान की चिंता से निर्लिप्त कई मुद्दों पर वह तर्क वितर्क दशकों से सुने जाते हैं, पर मुद्दे की स्थिति पर जस की तस यह बिगड़ती जाती है। भाषा नीति इसका उदाहरण है। अभी अधिकांश विवाद ठाकरे बंधुओं की निंदा पर केंद्रित हैं। कुछ समय पहले तमिल नेता स्टालिन की फजीहत करने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च हुई थी, जबकि भारत की भाषा नीति विगत 8 दशकों में क्या बनी और क्या हुई उस पर उदासीनता ही रही। ठाकरे बंधु हाल में राजनीतिक मंच पर आ गए हैं। उनका मात्र एक प्रदेश में थोड़ा प्रभाव है, किंतु इससे पहले क्या था? सच तो यह है कि स्वतंत्र भारत की भाषा नीति शुरू से बिना पतवार की नाव है। औपचारिक रूप से हिंदी राजभाषा है। व्यवहार में हर क्षेत्र में सिर्फ अंग्रेजी का स्थान बढ़ता गया। यह उन नीतियों का परिणाम है जिन्हें किसी अहिंदी नेता ने नहीं बनाया। अंग्रेजों द्वारा हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं का क्रमशः विस्थापन किसी तमिल या मराठी राजनीति की देन नहीं, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। संविधान बनने के समय से ही उत्तर भारतीय मुख्यतः हिंदी भाषी नेताओं के निर्देशन में बहुत कुछ तय होता रहा, पर इनकी द्वारा बनी भाषा नीति के नतीजे की कभी समीक्षा नहीं हुई। वह किस उद्देश्य से बनी और परिणाम क्या हुए? भ्रामक भाषा नीति का दोष किसी एक नेता या दल को देना व्यर्थ है। संपूर्ण भारतीय नेतृत्व और बौद्धिक वर्ग भाषा नीति पर भ्रम का कारण शिकार दोनों रहा। इसका निराकरण करने में असमर्थ और अनिच्छुक भी। आज देश के छोटे छोटे कस्बों में भी देखा जा सकता है कि अग्रगामी शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय की भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी ना जानने वालों भी कामकाजी और व्यवस्थापक हो सकते हैं, पर सीमित स्तर पर। जितने अपनी बौद्धिक और रचनात्मक क्षमता बढ़ाने की इच्छा है, उसे सहज मानवीय आकांक्षा है, वह बिना अंग्रेजी प्रवीणता में विफल रहेंगे। यदि कोई भारतीय केवल अंग्रेजी जानता है तो वह किसी भारतीय भाषा में एक नोट भी लिख सकता है, तो भी उसे आगे बढ़ने में कठिनाइयाँ नहीं होगी। ऐसा दुनिया के किसी अन्य महत्वपूर्ण देश में नहीं है। भारत में असली राजभाषा अंग्रेजी है। हिंदी को राजनीतिक कारणों से राजभाषा कहकर प्रपंच चलाया जा रहा है। यही मराठी, तमिल या अन्य क्षेत्रीय नेताओं द्वारा हिंदी पर चोट करते रहने का भी कारण है। हिंदी का नाहक दोहरा
अपमान होता है। इसकी तुलना में ब्रिटिश राज में भाषा नीति अपेक्षाकृत पारदर्शी और यथार्थपरक थी। शासन की भाषा अंग्रेजी थी, पर केवल अपने लिए। देश के बृहत शिक्षा संस्कृति क्षेत्र स्वायत्त थे। अब उसने शासकीय दखलंदाजी नहीं थी। उस हर विषय के विद्वान ही उनके शिक्षण प्रशिक्षण की सामग्री और विधान तय करते थे। ब्रिटिश राज में साहित्यिक सांस्कृतिक क्रियाक्रमों पर विकास सचमुच समाज का काम था, सरकार का नहीं। स्वतंत्र भारत में उस क्रियाकलाप का ह्रास आरंभ हो गया। यह ह्रास स्वतंत्र भारत की अपनी नीतियों से हुआ। आज भारत में हिंदी ऐसी पटरानी है जिससे अन्य सभी रानियां खार खाती हैं और रोज जली कटी सुनाती हैं। पटरानी असहाय यह सब झेलने को लाचार हैं। हिंदी को झूठे राजत्व की दोहरी प्रवंचना से मुक्ति देना अच्छा होगा। अब कालक्रम में वह अपना सही स्थान पा लेगी, तब उसे अन्य भारतीय भाषाओं के नेताओं बौद्धिकों के नाहक कटु उक्तियों से छुटकारा मिलेगा। फिर उसे पहले जैसा सद्भाव मिल जाएगा। ब्रिटिश ज़माने में हिंदी को राष्ट्रीय कामकाज की भाषा बनाने के सभी प्रयत्न हिंदी नेताओं विज्ञानियों ने किए थे। गांधी जी, राजगोपालाचारी, के.एस. मुंशी, टैगोर आदि महापुरुषों ने हिंदी की क्षमता और भूमिका पहचानी थी, किंतु तब था जब देश में हिंदी वैसे ही एक भाषा थी जैसे तमिल या तेलुगु थी। आज प्रशासन, शिक्षा और उद्योग व्यापार में अंग्रेजी का महत्ता वैसे भी आबाद बढ़ रही। यह शंका तो 1963 और 1976 के राजभाषा कानून और नियम की तुलना करके देखें। फिर उनमें 1986, 2007 और 2011 में किए गए संशोधन भी सभी दिखाते हैं कि स्वतंत्र भारत के 7 दशक में अंग्रेजों और हिंदी में ऊंच और नीच खाई लगातार बढ़ती गई। आज हर कर्मचारी का छात्र जानता है किसी नियम, दस्तावेज, पुस्तक आदि को सही जानना हो तो मूल अंग्रेजी वाली ही पढ़नी ठीक है, वरना उटपटांग या गड़बड़ अनुवाद से कुछ भी समझ करने में व्यर्थ झमेला उठाना पड़ता है। सभी संकेत बताते हैं कि सारे अकादमिक कार्य, प्रकाशन, शोध और अंग्रेजी में होते हैं, चाहे उनका स्तर काम चलाओ या लज्जाजनक क्यों न हो। हिंदी में अब कोई साहित्यिक पत्रिका तक नहीं जिसे पूरे देश में जाना जाता हो। ऐसा पहले न था। ब्रिटिश काल और बाद में भी पूर्ववर्ती के बल पर एक पीढ़ी तक राष्ट्रीय महत्व और प्रसार रखने वाली अनेक हिंदी पत्रिकाएं थी, अब सब बंद हो चुकी हैं। जबकि हिंदी भाषी जनसंख्या अधिक है, शिक्षकों की संख्या और उनकी आय सबसे भारी वृद्धि हुई है। यह बाजार का सिद्धांत है। जिस चीज़ का मांग खत्म हो उसका उत्पादन व्यवसाय भी खत्म हो जाता है। अच्छा होगा कि केंद्र की राजभाषा नीति में ऑल्सो इंग्लिश को बदलकर ओनली इंग्लिश कर दिया जाए। इसके साथ ही सभी राज्य अपनी अपनी भाषा में कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहे। अन्य राज्यों तथा केंद्र से उनका व्यवहार भी स्वेच्छा और आपसी सुविधा से ही सही, केंद्रीय नीति से नहीं। सब करना केवल उतना ही कष्टदायक होगा जितने किसी घाव की शल्य चिकित्सा के समय होता है। रोगी को थोड़े समय कष्ट होता है, पर वह अंततः निरोग हो जाता है। यदि भारतीय भाषाओं की सच्ची चिंता है तो सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषा नीति में काम करने का निश्चय करना होगा। इसके भाषा के नाम पर राजनीति और द्वेष खत्म करना होगा। तभी भाषाओं के प्रति सभी देशवासियों में समान अपनाने का भाव होगा। यही हमारी सांस्कृतिक एकता और सच्चा संघवाद भी होगा। प्रार्थना का फल। अधिकांश जिन कठिन फलों से ईश्वर की प्रार्थना होते हैं, उसके प्रार्थना में मनोवांछित फल न मिलने पर कुछ व्यक्ति ईश्वर या भाग्य को कोसने से नहीं अघाते। यह नहीं कि आंकते कि ईश्वर से उनका संबंध कितना प्रगाढ़ और सुदृढ़ है, ना ही उनके धोसता है कि प्रार्थना के समय उनका भाव क्या रहता है। स्वयं को ईश्वरीय सत्ता की एक अभिन्न इकाई मानने वाला जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता। वह आश्वस्त होता है कि ईश्वर उसके और वह ईश्वर का है। उसकी प्रार्थना भय, अनिष्ट की आशंका या लाभ की गणना से अभिप्रेरित नहीं होती। उसके अंतर्मन में अकेला निरंतर ईश्वरीय छाया की कामना रहती है। स्वयं में अंतर्निहित दिव्य तत्व के कारण हमारी परम शक्ति से अविरल
तादात्म्य है। यह जान लेने की अनुभूति तो ईश्वर की लौकिक सुख संपत्ति की अपेक्षा न रहेगी। ईश्वर ने मनुष्य को अर्थपूर्ण जीवन बिताने की अथाह समर्थ प्रदान किया। उसके प्रति कृतज्ञता के व्यक्ति के साथ कभी पूर्ण न होने वाली संसारिक इच्छाओं की आपूर्ति की याचना प्रार्थना न हुई, न ही फलीभूत होगी। प्रार्थना की खुले मौसम में खुले शुद्ध न करे, अंत्यवृष्टि या अनावृष्टि में सूझे तो कैसे स्वीकृत होगी। प्रार्थना एकल या सामूहिक स्तर पर शब्दों ध्वनियों के माध्यम से केंद्रित करने की अनुपालन भी नहीं है। यह निस्वार्थ भाव से परमात्मा से तादात्म्य को पुनर्स्थापित करने का एक साधन है। प्रार्थना का लक्ष्य ईश्वर की दृष्टि अपने पक्ष में करना नहीं, बल्कि उपासक की मनोवृत्ति को इस प्रकार परिमार्जित करना है जिससे अपनी भूमिका को सही ज्ञान रहे। इसका कार्य आपके वाहक रूपी जीवन के उचित विधि से गंतव्य तक पहुंचने वाले स्टीयरिंग व्हीकल जैसा है, जिसे स्टेपनी समान विकल्प न समझे। प्रार्थना में शब्द भले ही ना हो, परंतु विनम्रता, समर्पण और आस्था संपूर्ण चाहिए। मोटापा के खिलाफ कठिन होती लड़ाई। अब समोसे, जलेबी, पकौड़ी, मिठाइयों भी चेतावनी छपने का नौबत आ चुकी है। कुछ वैसे जैसे सीक्रेट पैकेज पर होता है। इन सब के सेवन पर जितना शक्कर और तेल आपके शरीर में जाएगा, इसके बारे में बाकायदा बोर्ड पर सूचना लगी होगी। इसका मकसद लोगों को यह बताना है कि जो कुछ भी खा पी रहे उसका स्वाद में भले ही लाजवाब हो, लेकिन सेहत के लिए भी भारी पड़ सकता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक भारत में 20 से 24% वयस्क अब मोटापे की श्रेणी में है। यह स्थिति महिलाओं से ज़्यादा गंभीर है। इसमें चौंकाने वाली बात है कि यह सब बीमारी बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में ले रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार मोटापा से ग्रस्त बच्चों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर। भारत करीब 8.4% बच्चे मोटापे के शिकार है। ऐसे मोटापा सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं, यह कई बीमारियों की जड़ जैसे फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, थायराइड, यहाँ तक कि मानसिक अवसाद तक इससे जुड़ते हैं। ये सब रोग धीरे धीरे शरीर के भीतर से खोखला कर देते हैं। यह धीमा जहर है जो मिठास की परत में छपा हुआ है। इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत को मोटापे के कारण हर साल जीडीपी का 1.1% गंवाना पड़ रहा है। आने वाले 30 से 35 वर्षों में यह 19 गुना तक बढ़ सकती है। यही नहीं कि जिन लोगों का वजन अधिक होते हैं उनका सालाना औसत स्वास्थ्य खर्च आमदन तुलना में 32% बढ़ जाती है। आज जब गली नुक्कड़ पर फास्ट फूड, तला भुना खाना, रंग बिरंगे पेय पदार्थ आसानी से उपलब्ध हैं, तब लड़ाई और मुश्किल हो जाती है। चेतावनी बोर्ड एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इससे कहीं अधिक जरूरी है कि राष्ट्रीय जागरूकता अभियान, स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा और शहर में हेल्दी फूड जोन की व्यवस्था। यह समझना होगा कि बीमारी आने के बाद डॉक्टर के पास जाना एक मजबूरी होती है, मगर बीमारी को आने से रोकने की जिम्मेदारी है हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग, सबको ये जिम्मेदारी निभानी होगी। स्वास्थ्य जरूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी है कि जीवन को संपूर्ण ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ जीना। इसलिए सिर्फ चेतावनी बोर्ड से नहीं बनेगी। जागरूकता से राष्ट्रीय स्तर ठोस नीति, स्कूलों में फूड लिटरेसी की भी पढ़ाई, सरकारी शहरी क्षेत्रों में वर्किंग जोन और साइकिलिंग पाथ सब्सिडी के जरिए हेल्दी फूड को सस्ता बनाना। विज्ञापनों को नियंत्रण से बच्चों को फूड जंक के लिए ललचाते हैं। स्वास्थ्य सिर्फ डॉक्टर का विषय नहीं, यह नीति निर्माताओं, शिक्षा, माता पिता और समाज सभी के लिए जिम्मेदारी है। लेखक स्वतंत्र पद, सोनम लघुवंशी। बीमारी के बाद डॉक्टर के पास जाना एक मजबूरी है। शिक्षा प्रणाली में सुधार, अमेरिका द्वारा गिराते ट्रंप, अमेरिका की साख गिराते ट्रंप। स्वच्छ नागरिकों का हाथ। स्वच्छता के लिए हिमाचल के शहरों में स्वच्छता के प्रयास सार्थक नहीं हो रहे हैं। कचरा निस्तारण उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अमेरिका की पाबंदी। सामंजस्य से बचेगा सनातन। मतदान पुनरीक्षण अभियान। राजनीति में कालनेमी।